देखो बच्चे, आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन 11th क्लास। इसमें आप सारी चीजें हम बात करेंगे, हर तरह के अकाउंट बनाना। तो पहली बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड विच टाइप ऑफ एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को 2013 के बाद हम बात करते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स एक ऐसा एसेट्स जो लंबे समय के लिए बिजनेस ने एक्वायर किया है, 10 साल 20 साल 5 साल के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स, है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन, मतलब वैल्यू का कम होना। किस तरह की एसेट्स की वैल्यू का कम होना? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम होना। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर, टूट फूट और एक्सीडेंट और टाइम, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कभी भी किसी भी एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है, किसकी वजह से? टूट फूट की वजह से, जब आप रेगुलर यूज करते हो तो, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, या टाइम बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू घटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि बच्चे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कईयों को नहीं पता तो सुन लो। इट इज द रूल एंड रेगुलेशन सेट अप बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। रूल्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग, रूल्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेटअप कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और वो हर चीज को डिफाइन करता है, और हर चीज के लिए उसने एक अलग सेपरेट रूल बना रखा है। तो उसने डेप्रिसिएशन के लिए बना रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इससे पहले 6 था, बाद में इसे एबॉलिश करके इसको क्या बनाया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। एमसीक्यू में आ सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। अब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या हैं। कुछ फीचर्स, पहला है इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। एक ऐसा खर्चा है जो कि नॉन कैश है, क्योंकि बिजनेस में इसमें क्या होता है कि पैसा बिजनेस से निकल के जाता नहीं है कहीं बाहर। एक बार आप एसेट्स को एक्वायर करके लाते हो और उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है? कम होती रहती है। इसके अलावा इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। दूसरा, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू को क्या करता है? ये घटाता है। तीसरा, इट इज चार्जेबल एक्सपेंस। अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है तभी इसको लिखा जाता है। अगर आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो हम उस डेप्रिसिएशन को उस साल चार्ज नहीं करते जिस साल ये लॉस हुआ है। तो इट इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इट इज चार्जेबल एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट। चौथा, इट शो एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू को शो करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि मार्केट में आपने एसेट्स कितने का भी खरीदा है, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी अगर वैल्यू घट गई हो तो दिखाता कौन है? डेप्रिसिएशन शो करता है कि कितनी एसेट्स की वैल्यू घट रही है। तो ये डेप्रिसिएशन के फीचर्स। कॉजेस, क्यों लगता है ये? पहला, टाइम की वजह से। जैसे जैसे समय बीतेगा, चाहे आप मशीन का यूज करो या ना करो, वैल्यू क्या होगी? एसेट्स की धीरे धीरे घटेगी। तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। दूसरा, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट। समय के साथ जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करते हो उसमें टूट फूट आती है, और जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है? घटती है। तीसरा, एक्सीडेंट।
एक्सीडेंट होता है तो भी एसेट्स की वैल्यू घट जाती है। और चौथा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हो गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन्स की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। चाहे आप मशीन को इस्तेमाल एक भी दिन ना करो, अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, नई चीज मार्केट में आ गई तो पुराने वाली चीज की वैल्यू घट जाएगी। तो पहला कारण है टाइम, दूसरा है वियर एंड टियर, तीसरा है एक्सीडेंट एंड चौथा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसके अलावा बच्चे इससे रिलेटेड दो तीन चीजें और हैं। एक है एमोर्टाइजेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एमोर्टाइजेशन? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ intangible assets। अगर intangible assets की वैल्यू गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं, amortization। किसकी वैल्यू गिरती है? intangible assets। and what do you mean by the intangible assets? goodwill, पेटेंट। पेटेंट पता है आपको? जब भी कोई कंपनी साइंटिफिक रिसर्च करती है, शब्द है साइंटिफिक रिसर्च, तो जब साइंटिफिक रिसर्च को वो रजिस्टर्ड करा लेती है, उस चीज को कॉपी करने का रजिस्ट्रेशन राइट अपने पास रजिस्टर्ड करा लेती है, तो उसे हम पेटेंट कहते हैं। गुडविल आपको पता ही होगा। अगला है बच्चे कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। जब इनकी वैल्यू गिरती है तो उस पे उसकी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन। फिर से सुन लो, डेप्रिसिएशन का किस पे लगता है? एसेट्स पे लगता है, फिक्स एसेट्स पे लगता है और टेंजिबल एसेट्स पे लगता है। इस पे टेंजिबल जो दिखाई दे, और इनटेंजिबल जो अदृश्य संपत्ति है, परिसंपत्ति है, उस पे क्या लगता है, एमोर्टाइजेशन। इसके बाद आता है बच्चे डिप्लीशन। डिप्लेक्शन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ माइंस, इन द वैल्यू ऑफ माइंस। माइंस का मतलब खदानें, तेल की कुएं, उनकी वैल्यू जैसे जैसे आप उसमें से तेल या कोयला किसी भी खदान से निकालते जाते हो, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लेक्शन। तो पहला एमोर्टाइजेशन, दूसरा डिप्लेक्शन। भैया पॉज करना। देखिए बच्चे, अब बात करेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की। दो तरह का मेथड है डेप्रिसिएशन का। इसको एक को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है WDV, जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि एन्युटी मेथड। तो पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। राइट। इसका सबसे बड़ा जो फीचर है वो है ये, इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फिक्स एवरी ईयर। ये हर साल क्या होगा, इसकी जो अमाउंट होगी वो फिक्स होगी, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है। गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करती। इनकम टैक्स के अंदर और कंपनी लॉ के अंदर ये अनएक्सेप्टेबल है। राइट। इसमें क्या होता है बच्चे, एंड में जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो जीरो मान के करते हैं। मतलब कि जो स्क्रैप है तब तक डैप लगाते हैं जब तक इट इज चार्जेबल until value of assets is zero, right? तो ये जब तक हम लगाते हैं जब तक कि हमारी क्या हो, वैल्यू जीरो ना हो जाए। और दूसरा जो मेथड है इसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। और इसी को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें हर बार आपको नए अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, मतलब कि जो इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो हर बार चेंज होता है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हर बार नई वैल्यू पे लगता है। दूसरा, ये रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है, रियलिस्टिक वैल्यू देता है आपको अपनी एसेट्स का। तीसरा, हर जगह ये एक्सेप्टेबल है। ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। और चौथा है ना, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन नॉट बी जीरो। और इसके अंदर जो एसेट्स की वैल्यू होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। तो ध्यान से देखिए, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स होता है हर साल। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, अनरियलिस्टिक होता है। ये कई बार हमें ऐसा लगता है कि बनावटी है, और ये क्या होता है, रियलिस्टिक वैल्यू देता है। ये एक्सेप्टेबल है। बहुत सारे लॉज के अंदर, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। ये अनएक्सेप्टेबल है बच्चे, क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। और ये क्या है, एक्सेप्टेबल है एवरीवेयर, मतलब हर जगह हर कानून में क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और इट इज चार्जेबल अंटिल द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज जीरो। इसमें एंड में एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, और इसमें एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की। और स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा फॉर्म, जो बेसिक फॉर्मूला है जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो है कॉस्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ। आपको पहले से पता होना चाहिए कि किसी भी एसेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ क्या है। कॉस्ट आपको पता होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बच्चे जो एक्सपेंडिचर एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एग्जाम में जो दिया होगा ज्यादातर, मैं आपको बता दूं किस किस नाम से दिया होगा। पहला, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, क्लियर। दूसरा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज के नाम से। तीसरा, इविक्शन, ये तीन शब्द सबसे ज्यादा यूज किए जाएंगे, और ये तीनों ही क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देता हो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने कोई घर वाली खरीदा और घर में आपने टाइल लगवा ली, तो टाइल लगाने से उस बिल्डिंग की वैल्यू, घर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी एसेट्स आप खरीद के लेकर आ रहे हो, और एसेट्स को, मशीन को आप रख रहे हो किसी चबूतरे पे हो, तो उस चबूतरे को बनाने का खर्चा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि उसके बिना वो मशीन प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगी, और जब इंस्टॉल नहीं होगी तो प्रॉपरली एफिशिएंटली काम नहीं करेगी। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाता हो, मशीन की वैल्यू को बढ़ाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, XYZ लिमिटेड परचेज अ मशीन on 1st April 2010 for 1 lakh, है ना। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 20,000, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब कि एंड में कबाड़ में बेचने की वैल्यू, और एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगी, 10 साल। तो हम अगर डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालें
डेप्रिसिएशन पर ईयर, अमाउंट में, परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर क्या निकलेगा? कॉस्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ है 10। तो कॉस्ट कितना है बच्चा आपके पास इसकी? कितने में खरीदा आपने? परचेज कितने में किया? 1 लाख रुपए में। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना किया? 20,000 रुपए। और आपने स्क्रैप वैल्यू कितनी की? नहीं लिखा, हमने लिख देते हैं। स्क्रैप वैल्यू 10,000 मान लो। स्क्रैप वैल्यू कितने की हो गई? 10,000 की हो गई। और लाइफ कितने का है? 10 साल का है। तो ये हो जाएगा 1,20,000 माइनस 10, 1,10,000 अपॉन में 10 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11,000। तो हर साल जो डैप लगेगा वो कितने का लगेगा? 11,000 रुपए का लगेगा। तो ये 1 मार्क में वो पूछ सकता है कि आपको डेप्रिसिएशन पर ईयर निकाल के बताओ। इसके बाद बच्चे अब हम बनाएंगे एसेट्स अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है एसेट्स अकाउंट। चलिए बच्चे आज हम बात करेंगे अब एसेट्स अकाउंट की। एसेट्स अकाउंट है क्या? जनरल एंट्री से ये लेजर बना हुआ है, तो जनरल एंट्री को भी बहुत ध्यान से देखना और इस एसेट्स अकाउंट को भी बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो क्या है? डेट, particulars, अमाउंट, फिर से डेट, फिर particulars, फिर अमाउंट। आप देखो बच्चे इसको दो तरह से बनाया जाता है। जब वो आपको बोले पहला केस सिंपल मशीन अकाउंट बनाओ या एसेट्स अकाउंट बनाओ, तब अलग तरीके से करेंगे जैसा मैं अभी करा रहा हूं। दोबारा वो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, एसेट्स अकाउंट यानी कि मशीन अकाउंट भी बनाओ और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो दोनों में तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान देना। अभी मैं सिर्फ आपको मशीन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, देन आपको ये दोनों बनाना सिखाऊंगा कि दोनों जब साथ बनेगा तो कैसे बनेगा, और इसी में मैं एग्जांपल्स भी करा दूंगा आपको। जब आप मशीन खरीदते हो, when machine purchase, तो जनरल एंट्री क्या पास होती है? मशीन आपके पास आया तो मशीन अकाउंट डेबिट या एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा गया। तो जनरल एंट्री का जब हम लेजर बनाते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एंट्री में डेबिट साइड होगी, नाम अपोजिट का आएगा। तो अपोजिट क्या आएगा? टू बैंक। और यहां डेट लिख देंगे जिस डेट पे हमने खरीदा। तो ये कब होता है? जब मशीन खरीदते हैं, मशीन हम परचेज करते हैं, तो यहां आएगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज एंड डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस। और जब डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, खर्चा है, और डेप्रिसिएशन हम जब चार्ज करेंगे तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कब? 31 मार्च को या 31 दिसंबर को। मान लो कि हमने 1 अप्रैल को मशीन खरीदा या किसी भी डेट पे खरीदा, डेप्रिसिएशन हमेशा 31 मार्च को लगेगा, याद रखना। मशीन कभी भी खरीदो, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, किसी भी मंथ में डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे हम? कब? 31 मार्च को। और डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन की वैल्यू घट रही है और मशीन की वैल्यू घटेगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसकी बैलेंसिंग फिगर को निकालेंगे। और बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे?
इधर को टोटल करेंगे दोनों साइड, और इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। राइट, क्या करेंगे फिर से ध्यान से सुनना। बैंक अकाउंट से मैं क्या बना दूंगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख दूंगा, बैलेंसिंग फिगर। फिर इस वैल्यू को हम अगले साल 1 अप्रैल की डेट से, जैसे कि मान लो 1 अप्रैल 2010 है, तो ये 31 मार्च 2011 को डैप लगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ ट्रांसफर होगा 1 अप्रैल 2011 को टू बैलेंस बीडी के नाम से, बोरो डाउन। अब इस साल फिर अगर हमने कोई मशीन खरीदी तो यहां लिख देंगे टू बैंक। फिर से सुन लेना, फिर से मशीन खरीदी, जब मशीन खरीदेंगे यहां लिखेंगे। अब फिर हो सकता है मैं साल के बीच में कोई मशीन बेचूं, जैसे मान लो 1 अक्टूबर को मैं कोई मशीन बेच रहा हूं, पहली वाली मशीन बेच रहा हूं, तो मैं एंट्री कहां करूंगा, यहां पर बाय डेप्रिसिएशन। पहले कौन सा डेप्रिसिएशन, जो मशीन बेच रहा हूं उसका डेप, जो मशीन हम सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन, जब बेच रहे हैं तब तक, जब सेल कर रहे हैं तब तक, मतलब हम बेच कब रहे हैं, अक्टूबर में, तो अक्टूबर तक का डैप, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का डैप, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का आपको डैप यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसकी एंट्री होगी बाय बैंक, बेचने की, बेचेंगे तो पैसा आएगा, व्हेन सेल द मशीन, जब हम मशीन को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन जा रहा है। तो बैंक अकाउंट ये कब लिखेंगे, जब मशीन सेल होगा। अब मशीन जब बिकेगा आपका, तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, तो अगर लॉस हुआ तो यहां लिख देंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो यहां लिख देंगे। ये कब, प्रॉफिट की केस में, और जब बेचेंगे तो लॉस हुआ तो यहां। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन लिख दिया, फिर हमने बैंक का अमाउंट लिख दिया जो हमने बेचा जितने में, और जितने का लॉस हुआ वो लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, बचा हुआ मशीन, क्योंकि 2 मशीन थी, ये भी मशीन थी जो हमने खरीदी, मान लो किसी भी डेट पे खरीदी हो, तो उस डेट से अब तक का जो डेप लगेगा वो, और जो मशीन हमारी बच गई उसका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सीडी, और ये टोटल। देखो बच्चे, अभी तक हमने क्या बनाया था, सिर्फ एसेट्स अकाउंट समझा कि जब एसेट्स अकाउंट होगा तो क्या करेंगे। अब हम बात करेंगे कि एसेट्स भी बने और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बने। तो ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि ये नहीं आता बच्चों को, ये तो सीख लेते हैं बच्चे लेकिन ये नहीं आता, तो ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक एक चीज हम बहुत ध्यान से इसको करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, और फिर अमाउंट। देखिए ध्यान से, अब करना क्या है, इसकी जो एंट्री होती है ट्रांसफर की वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्रेडिट साइड ही होगी, नाम डेप्रिसिएशन का आएगा लेजर। अब करना क्या है इसमें, जो भी आप ये दोनों कर रहे हो ना, इन दोनों में से यहाँ से डेप्रिसिएशन हटाते जाना है। ये मैंने हटा दिया, और यहाँ से हटा के डेप्रिसिएशन कहाँ लिखना है, ये बाय डेप्रिसिएशन। फिर से सुन लो, पहले साल का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ नहीं लिखा, कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब इसकी टोटलिंग कर दो, टोटलिंग करोगे तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, ये रहा, ये आएगा आपका 31 मार्च को। जैसे 31 मार्च 2011 है तो 31 मार्च 2011 को यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और इसकी बैलेंसिंग फिगर भी 31 मार्च 2011 को ही आ जाएगी, बैलेंस सीडी। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, यहां से मैंने डेप्रिसिएशन मिटाया और यहां लिख दिया। अब क्या करना है, इस बैलेंसिंग फिगर को यहां ट्रांसफर करना है 1 अप्रैल को, अगली डेट है 2011 को, बाई बैलेंस बीडी। अब दूसरा क्या करना है, जब आप यहां पे लिख दोगे तो अब दूसरे साल का डेप था अक्टूबर तक का, ठीक है, तो अक्टूबर तक का डेप लिखेंगे, यहां से मिटा देंगे। 1 अक्टूबर को हमने मशीन बेचा था, तो 1 अक्टूबर तक का डेप एक तो ये था, और एक हमने डेप लगाया था 31 मार्च। जहां जहां डेप है ना उसको हटाते जाएंगे और यहां लिखते जाएंगे 31 मार्च 2012 को डेप, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। यहां लिख दिया हमने, क्या क्या लिखा, 1 अक्टूबर को जो मशीन बेचा था वो वाला डेप यहां से हटा देंगे, यहां लिख देंगे। फिर 31 मार्च को जो डेप लगाया था दूसरी मशीन को, वो वाली वैल्यू यहां लिख देंगे। अब जब ये मशीन बिका तो हमने डेप्रिसिएशन का यूज कर लिया, जितना भी डेप इस मशीन पे लगा अब तक, जो हमने बेचा, पहली मशीन बेची, जो भी डेप लगा वो यहां लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। ध्यान से सुनना, ये क्या मैं कह रहा हूं, जो मशीन बिका, सेल हुआ, उसका अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन, चाहे वो 2 साल का हो 3 साल का हो, टोटल डेप्रिसिएशन कहां लिख देंगे, यहां। फिर से सुन लो ध्यान से, अगर 3 साल है तो 3 साल का डेप्रिसिएशन जोड़ के लिख देंगे, 2 साल है तो 2 साल का डेप्रिसिएशन जोड़ के लिख देंगे, और जो बच जाएगा वो बचेगा आपका बैलेंस सीडी, और ये बनेगा आपका फिर से 31 मार्च 2012 को बैलेंसिंग फिगर। मैं भी आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा, मैं वो वाले से ज़्यादा बेटर को ये दोनों अकाउंट बना के सिखाता हूँ। देखिए बच्चे, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें हम दोनों ही अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब नहीं बनता तब कैसे काउंटिंग करते हैं, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तब कैसे अकाउंटिंग करते हैं। तो दोनों को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, और मैं पहले एक केस, पहला केस कराऊंगा और उसी को कंपेयर करके दूसरा बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए अच्छे, इसने क्या कहा है, एक कंपनी जो है वो मशीन खरीदता है 2 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2019 को, एंड मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द 10% पर एनम। कितने परसेंट से हो रहा है, 10% पर एनम के हिसाब से, एट कॉस्ट मतलब SLM मेथड। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2021 द मशीन इज सोल्ड फॉर द 1,20,000। बिक कब रहा है, 1 अक्टूबर 2021 को 1,20,000 का। तो हम मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। पहले ध्यान से देखना, हमें इसे 2 तरीके से करना है, तो आप दोनों से समझ पाएंगे कि कंपेयर करके कि क्या इनमें डिफरेंस है, और बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो पहला, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, मतलब सारा हिसाब किताब डेप्रिसिएशन का, सेल परचेज का, सब एक ही अकाउंट में जब हम लिखेंगे तब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को मैं WDV से करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहला ये डेबिट, ये क्रेडिट, और ये पर्टिकुलर डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर
एस लगेगा ये, डेट। अब ध्यान से देखना कि मशीन कब खरीद रहे हैं। मशीन हम खरीद रहे हैं 2 लाख का 1 अप्रैल 2019 को। कितने का? 2 लाख का 1 अप्रैल 2019 को। तो डेट लिखेंगे परचेज की 1 अप्रैल 2019 और टू बैंक करके हम एंट्री करेंगे। और कितने की एंट्री करेंगे? 2 लाख रुपए की एंट्री करेंगे। अमाउंट हमने यहाँ पे लिख लिया 2 लाख रुपए, क्योंकि हमने खरीदा था। तो जनरल एंट्री क्या पास होती? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट किया हमने, बैंक का नाम आया। अब देखिए ध्यान से, इसी को अब हम आगे करने शुरू करते हैं इसको। अब बच्चे डेप्रिसिएशन कब लगता है? हमेशा 31 मार्च। ये 1 साल कब पूरा होगा? 2020 को, है ना? कब होगा? 31 मार्च 2020 को 1 साल, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आएगा हमारे पास? कितने महीने का डेप निकलेंगे? पूरे 1 साल का। कितना परसेंट? 10%। 2 लाख का 10%, 10/100। तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 20,000 रुपये। कितने का आ जाएगा डेप्रिसिएशन? 20,000 का। फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, टोटलिंग करेंगे ये 2 लाख रुपये और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो 1 लाख 2 लाख में से 20,000 घटाओ तो ये आ जाएगा बाई बैलेंस CD। और ये भी आ जाएगा 31 मार्च 2020 को। और वो कितना आ जाएगा? 1,80,000। कैसे? 2 लाख में से 20,000 घटाओगे 1,80,000 आएगा। और ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपए यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र करेंगे। अक्टूबर में बिक रहा है बच्चे, अभी जब तक बिकेगा नहीं जब तक हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे हर साल। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टू बैलेंस BD। और क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर हमारे पास? इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 1,80,000। कितना? 1,80,000। और फिर 31 मार्च 2021, देखिए 21 मार्च बिका कब है? अक्टूबर। ये बाद में है, मार्च पहले आ रहा है तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे और फिर से हम यहाँ पे डैप लगाएंगे। और डैप कैसे लगाएंगे? आप जब डैप लगाएंगे यहाँ पे तो इस वैल्यू पे नहीं लगाएंगे, इस वाली वैल्यू पे लगाएंगे, क्योंकि SLM मेथड है तो कांस्टेंट रहता है डेप्रिसिएशन का वैल्यू। तो 2 लाख का 10%, फिर से 20,000 हम डैप लगाएंगे और फिर से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंस CD। तो ये बच्चे 1,80,000 और ये आ गया आपके पास 1,80,000। और 1,80,000 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1,60,000। तो आपका जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,60,000 का बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये बैलेंसिंग फिगर फिर से ट्रांसफ़र होगा 1 अप्रैल 2021 और ये आ जाएगा टू बैलेंस CD, नॉट CD, BD, 1,60,000। ठीक है। अब देखो बच्चे बिक कब रहा है? अक्टूबर को, भी 1 अक्टूबर को। तो अप्रैल से काउंट करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा। तो 6 महीने का डैप लगेगा ओरिजिनल वैल्यू पे। 1 अक्टूबर 2021 को डैप लगेगा बाई डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू कितना? 2 लाख रुपए इंटू 10/100 इंटू कितना? 6/12, क्योंकि 6 मंथ का है। 0 से 0 कट गया, 6 2 से 12 और ये काटेंगे तो 10,000। फिर से बैलेंसिंग बेचा कितने में हमने इसको? अक्टूबर में 1,20,000। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कितने का हुआ। देखो 1,60,000 की मशीन थी, 10,000 का डैप लगा तो बचा कितना का? 1,50,000। और 1,50,000 वाली मशीन कितने में बेची हमने? 1,20 में। तो लिखेंगे बाई, ये भी अक्टूबर ही चलेगा, बैंक अकाउंट कितना? 1,20,000। अब 1 अक्टूबर को हमने कितने में बेचा? 1,20,000। लॉस हो रहा है क्योंकि 160 है, 10,000 का डैप लगा, 150 की चीज़ हमने 1,20,000 मतलब 120 में बेची। तो 1 अक्टूबर को हमें कितना लॉस हुआ? दैट इज़ लॉस। प्रॉफिट होता है तो इधर आता है, मैंने आपको पहले फॉर्मेट में बता दिया है।
तो लॉस और प्रॉफिट में आपके पास आता है 50,000, 20, 30,000 का आपको। अब आप देखोगे कि ये दोनों साइड बराबर आएगा, 1,60,000 ये भी आएगा और ये जब टोटल करोगे तो ये भी 1,60,000 आएगा। ये तो था नॉर्मल तरीका जो हर बच्चे को ऑलमोस्ट आता है। दिक्कत क्या आती है, चालू कर दिया। अब देखेंगे, अब करेंगे अगला वाला, दूसरा वाला तरीका जिसमें हम दोनों अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे। ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए, क्योंकि ये नहीं आता और यही समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डेट, फिर से वही पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, और ये रहा आपका अमाउंट। ये तो रहा आपका मशीन अकाउंट का फॉर्मेट। और यहाँ हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के लिए भी सेम फॉर्मेट, डेट और डेबिट क्रेडिट तो रहेगा ही रहेगा आपके साथ यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान से देखना, इसमें हम करेंगे क्या और कैसे क्वेश्चन को करेंगे। मशीन हमने खरीदी, कितनी तारीख को खरीदी, 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 की एक एंट्री होगी आपकी यहाँ पर, और अब 1 अप्रैल 2019 को एंट्री होगी टू बैंक। किस नाम से आएगी आपको, टू बैंक के नाम से। कितने लाख की, 2 लाख रुपए की एक एंट्री होगी आपके पास। क्लियर। अब हम डैप कब लगाते थे, सोचो जरा, डैप कब लगाते थे। डैप हम लगाते थे यहाँ पे, इस जगह देखो यहाँ लगा है, डैप लगा हुआ है आपका कितना यहाँ पे 20,000। यहाँ ना लगा के हम डैप कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। फिर से सुन लो, यहाँ जो डेप्रीशिएशन ये 20,000 का था वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका डेप्रीशिएशन। और कुछ नहीं करना, यहाँ वाली चीज़ उठा के मैंने कहाँ लिख दी, यहाँ। अब इसका हम बैलेंसिंग फिगर कब क्लोज करते हैं, 31 मार्च, ये 2019 था, तो 2020 को हम 1 साल कंप्लीट करते हैं और यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस CD, राइट। कितना, 2 लाख रुपए, पूरा का पूरा अमाउंट। कोई अमाउंट हम नहीं माइनस करेंगे, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। 2 लाख जब तक बिकेगा नहीं, जब तक माइनस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। और ये 2 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाली बैलेंसिंग फिगर यहाँ ट्रांसफर होगी 1 अप्रैल 2020 को। कब, 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस BD के नाम से। कितना, पूरा का पूरा 2 लाख, पूरा का पूरा 2 लाख रुपए। इसमें कितना हो रहा था, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें 180 हो रहा था डेप्रीशिएशन माइनस करके। यहाँ डेप्रीशिएशन माइनस एंड में होता है पूरा का पूरा जब मशीन बिकता है। ये ध्यान रखने की बात है बस। क्लियर। अब यहाँ पे फिर से ये अकाउंट कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2021, क्योंकि मशीन अभी तक बिकी नहीं है। तो बाई बैलेंस CD, कितना, पूरा का पूरा 2 लाख रुपए। क्लियर। अब देखो ये भी अब क्लोज होगा, ये कब क्लोज होगा, डेप्रीशिएशन कब लगाया था पहला, 31 मार्च 2020 को। तो 31 मार्च 2020 को 20,000 का डैप। तो यहाँ जाएगा टू बैलेंस CD 20,000। कब की आएगी, वही सेम 31 मार्च 2020। अब ये बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर होगा 1 अप्रैल 2020 को बाई
बैलेंस BD, ये वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर होती है बैलेंसिंग फिगर और इधर वाली इधर, तो ये कितनी आ गई आपके पास 20,000। अब ध्यान से देखना कि दूसरे साल फिर डैप लगा है 20,000 का, जब दूसरे साल फिर डैप लगा है तो यहाँ पे फिर डैप के नाम से आएगा, और ये लगा 31 मार्च 2021 को, क्योंकि मशीन कब बिक रहा है अक्टूबर में, तो 21 की डैप लगेगी। बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना लगा दूसरे साल भी 20,000, बस यहाँ ना लिख के हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, राइट। अब इसकी टोटलिंग फिर से कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 40,000 और यहाँ क्या आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा टू बैलेंस CD 40,000 और ये आएगा 31 मार्च 2021 को। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को कंपेयर करो। बस हमने क्या किया है, यहाँ से डेप्रीशिएशन मिटाते गए हैं, यहाँ लिख रहे थे, यहाँ ना लिख के हमने एक अलग अकाउंट में इसको लिखा। बैलेंसिंग फिगर का खेल है सारा कि कैसे कैसे आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। अब तीसरा कब, ये भाई 1 अप्रैल को फिर से ट्रांसफ़र होगा, 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस BD, और जब हम BD करेंगे तो ये पूरा 40 का 40 होगा, अब ये पूरे चारों के दोनों साल का जुड़ गया। अब इस साल कब बिक रहा है मशीन, अक्टूबर में। मशीन कब बिक रहा है आपका, अक्टूबर में 1 तारीख को, तो 1 अक्टूबर तक का डैप, सॉरी ये बाई आएगा, 1 अक्टूबर तक का डैप लगेगा फिर से, और डैप लगेगा कितना लग रहा था 10,000 6 महीने का, पूरे साल का 20,000, 6 महीने का 10,000, तो टोटल डैप कितना लगा। यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आना चाहिए था 1 अक्टूबर को, टू बैलेंस BD 50,000 CD 50,000, लेकिन अब यहाँ पे मशीन बिक गया है तो हम बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालेंगे। मशीन बिकने का मतलब है कि आपने उसके पूरी डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल कर लिया है, अब आप उसको बेच रहे हो, यूज़ करना है अब आपको डैप को। अब देखिए ये वाला जो है यहाँ आएगा 1 अप्रैल 2021 कितना आएगा, टू बैलेंस BD कितना 2 लाख रुपए। मशीन जब तक बिकेगा नहीं, जब तक आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। 1 अक्टूबर को मशीन बिका, कितने का बिका बाय बैंक, कितने का बिका 1,20,000, और इस मशीन पे अब तक कितना डैप लगा, टोटल 20,000, 40,000 और 10,000 50,000। जो इसका बैलेंसिंग फिगर होता है वो यहाँ आता है, याद रखना। इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आना चाहिए 40 और 10 50, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा यहाँ पे 50। नाम आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। इसके अकाउंट में इसका नाम, और इसके अकाउंट में मशीनरी अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में आ जाएगा मशीनरी का नाम। कितना यहाँ पे कितना है, हमने पूरा डैप अब तक लगाया 50,000, और ये भी कितना लगेगा 50,000। ये सेट ऑफ हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखिए डैप लगाया तो लॉस कितने का हुआ, देखो 120 और 50 170 हुआ, और इधर कितना हुआ 2 लाख। मतलब हमारा इस पे पूरा का पूरा जो हमने इसका यूज़ किया 1,70,000 का, और ख़रीदा था 2 लाख का, तो लॉस हुआ। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब 1 अक्टूबर को ही होगा, 1 अक्टूबर 2021 को होगा। और यहाँ लिख देंगे हम इसको 30,000 टोटल कर देंगे, ये ख़त्म 2 लाख रुपए यहाँ पे हिसाब, और यहाँ पे भी ये 2 लाख रुपए का पूरा हिसाब खत्म। फिर से देख लो एक बार हमने करा क्या। इसमें क्या किया था, मशीन हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 को, कितने की 2 लाख रुपए की। 31 मार्च 2020 को हमने डैप लगाया कितना 20,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आया 1,80,000। फिर 1,80,000 को ट्रांसफ़र किया। पहले सिंपल करना इसके क्वेश्चंस। फिर 1,80,000 में फिर से 31 मार्च
21 को डैप लगाया 20,000, बैलेंसिंग फिगर निकला हमारा 1,60,000, 1,60,000। फिर से इसको ट्रांसफ़र किया हमने 1 अप्रैल 2021 को, और 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर को। क्यों लगाया 1 अक्टूबर को? लग तो 31 मार्च को रहा था। जब मशीन बिकता है तब तक का सारा हिसाब करते हैं, तो 1 अक्टूबर को बिक रहा है तो उस तक का डैप लगा 10,000, 6 महीने का, ये निकाला है मैंने यहाँ पे। बेचा कितने में? 1,20,000 में। 1,60 की मशीन थी, डैप लगा 10,000, तो 1,50 का हुआ। 1,50 की मशीन में हमने 1,20 में बेची, तो 30,000 का हमारा लॉस हुआ, राइट। अब ये अकाउंट कैसे बनता है? इसमें कुछ नहीं है, इस मशीन अकाउंट को सिर्फ बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र करना है जब तक बिक नहीं रहा। जब मशीन बिक जाएगा तब की एंट्री आपको अलग से करनी है। खरीदा 1 अप्रैल 2019 को, कितने का? 2 लाख रुपए का। बैलेंसिंग फिगर 2 लाख, कोई डैप नहीं। नॉर्मल अकाउंट में डैप लिखते थे, यहाँ डैप यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देंगे। इसका बैलेंसिंग फिगर अगले साल ट्रांसफ़र होगा, इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आया, क्योंकि हमने 20,000 रुपये इधर लिखा तो इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा 20,000। और जब ये 20,000 इधर आएगा आपका, तो इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ ट्रांसफ़र होगा 20,000। अपोजिट साइड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका इधर ट्रांसफ़र हुआ, इसका इधर ट्रांसफ़र हुआ। अब इस साल भी कोई बिका नहीं मशीन, कोई नया खरीदा नहीं, कोई नया हमने पुराना बेचा नहीं, तो फिर से 31 मार्च 2021 को बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए, और फिर इसको ट्रांसफ़र किया 1 अप्रैल 2021 को। यहाँ क्या हुआ? इस साल फिर से डैप लगा, पुराना तो बैलेंसिंग फिगर था 20,000 का, और इस साल 31 मार्च 2021 को फिर से एक डैप लगा। कितने का? कितना लगा था 31 मार्च 2021 को? 20,000 वाला, तो फिर से 21 वाला डैप लगा। अब इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर 40 आता है। अब 40 को हम फिर से ट्रांसफ़र करेंगे अपोजिट साइड, ठीक है। अब बेच कब रहे हैं? अक्टूबर में, तो अक्टूबर में तक का डैप लगाना है, तो अक्टूबर तक का डैप कितना आएगा? 10,000, 6 महीने का। ये रहा आपका 6 महीने वाला डैप, यहाँ लिख दिया हमने, इसमें नहीं लिखेंगे। अब इसमें है ना, ये समझो ध्यान से, 2 लाख की पूरी मशीन थी मेरे पास, हमने 1 अक्टूबर को बेचा। कितने का बेचा? 1,20,000 का। इस पे अभी तक टोटल डैप कितना लगा? टोटल काउंट करना है। 4 साल है तो 4 साल का, 5 साल है तो 5 साल का। तो देखो, पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 20,000, 40,000 टोटल, और तीसरे साल में 10,000, 50,000। या तो आप उसको बैलेंसिंग फिगर से देख लो या वैसे ही टोटल कर लो। तो 50,000 हम इस पर अब तक डैप लगा चुके थे, तो जितना डैप लगा चुके हैं उसको क्या लिख देंगे? 1 अक्टूबर को, जब मतलब जब बेचने वाली डेट है उस डेट पे लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। अब इसका दिखाना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अगर आप देखोगे तो 2 लाख की मशीन हमने कितने में बेची? 1,20 और 1,50, तो 1,20 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,70। 1,70, तो लॉस कितना हुआ हमारे पास? 30,000 का लॉस। कितने का हुआ? 30,000 का। ये देखो 30,000 यहाँ भी आ रहा था, 30,000 यहाँ भी आ रहा था। दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें डेप्रिसिएशन साथ लिखते हैं और इसमें अलग अलग लिखते हैं। इसमें एक और एडवांस क्वेश्चन आता है जिसमें डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर पहले से दे देता है और मशीन अकाउंट की भी वैल्यू पहले से दे देता है। तो उसको थोड़ा सा हम करेंगे अभी पहले इसको समझो, 1-2 क्वेश्चन और हम इसका करेंगे WDV मेथड से, और फिर आपको पता चलेगा।